हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी देखो ये एक लड़के ने प्री बोर्ड का पेपर भेजा था मेरे व्हाट्सएप पे, तो इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आप जानते हो कि आप लोग का एग्जाम क्लास 10 का 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और अंत में शायद 3 मार्च को खत्म हो रहा है, और 3 मार्च को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो उस पेपर के लिए ये पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड जो अभी हो रहा है आप सब लोग जानते हो, और यह मतलब जो भी टीचर होते हैं वेरीफाइड अच्छे ऑफलाइन के टीचर होते हैं, उनके द्वारा ये सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और मैंने देखा इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे तो बहुत सारे लड़कों ने भेजा है, लेकिन ये देखा इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आपके भी पास अगर प्री बोर्ड पेपर है, आप मेरे पास भेजना चाहते तो ये नंबर लिख लीजिए 85 42 86 64 46। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप अपना प्री बोर्ड पेपर ये मतलब देखो, लड़के ने ये पीडीएफ बनाकर अच्छे से भेजा था, तो ये अच्छे से प्रिंट आउट भी निकल गया। तो आप पीडीएफ बनाकर भेजना, ऐसा नहीं कि आप इमेज भेज देना। व्हाट्सअप पे इमेज भेज दोगे, मेरे पास आते आते वो धुंधला हो जाएगा, फिर उस मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप पीडीएफ बनाकर भेजना। पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, कोई भी पीडीएफ मेकर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलो हम लोग इस क्वेश्चन को जो भी इसमें है इनको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शुरू में आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। ठीक, चलो। भारत में पहला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। ओके, देखो, पुराने समय में जब अंग्रेजों का टाइम था या उससे पीछे भी भारत से बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए विदेशों में ले जाया करते थे, और उन्हें मतलब किसी ना किसी बॉन्डिंग के थ्रू लिया जाता है, तो वही अनुबंधित मजदूर उनको कहा जाता था। तो उन मजदूरों को एक स्पेशल नाम दिया गया है। स्पेशल आप लोग जो फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ोगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसी में आपको देखने को मिलेगा, या फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ोगे तो उसमें भी आपको शायद भारत के राष्ट्रवाद के उदय में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जी हमें दोस्तों, आप लाइन वाइज पढ़ोगे, ये इस क्वेश्चन का वही लड़का आंसर दे सकता है जो लाइन वाइज पढ़ा होगा। मैंने अभी तक पढ़ा है। देखो, थोड़ा इसलिए कंफ्यूज मैंने शुरू में बोल दिया था, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का नहीं, ये भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ही आप लोग लाइन देखने को मिलेगा। चूंकि मैं कई सालों पहले ही पढ़ा था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ, लेकिन ये आप लोग का जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाला चैप्टर है उसी में ये आपको दिखेगा। ठीक है, कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखो, सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में, यहाँ लड़के ने मतलब यहाँ टिक लगाया है, एकदम बिल्कुल सही टिक लगाया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखो, ये काफ़ी फेमस है। आप लोगों ने रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, चलो। उसके बाद अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ओके, हमें बताना है कि महामंदी थी, विश्व महामंदी, उसका प्रारंभ कब हुआ था, 1919 में या 1924 में, 1929 में या 1934 में। सही ऑप्शन है 1929। जी हमें दोस्तों, 1929 में विश्व महामंदी का प्रारंभ हुआ। और इससे मतलब इस महामंदी से किस देश पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, तो ये आता है क्वेश्चन, आप लोग अमेरिका याद रखना। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। या लड़के ने 1919 लगाया, ये गलत हो जाएगा, 1919 नहीं होगा। ठीक है, 1919 से मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो। बाकी ये महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो 1929 में। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, यहाँ पे मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा हैदराबाद, सिलचर तथा पोरबंदर। सही ऑप्शन ये थर्ड वाला, ये सही यहाँ पे लगाया है लड़के ने, सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई साहब, दूसरी पेन थोड़ा ले लेता हूँ। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि है या मिट्टी है। सही ऑप्शन है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सब लोग जानते हो, खासकर महाराष्ट्र में ये मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात में। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। ओके, चलो अगला चलते हैं। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। ये देखो, मैं बहुत सारी ये प्रश्न कराया हूँ सेम, इसमें भी ये प्रश्न है, और ये काफ़ी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में हमें क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, और ऑप्शन है कि धर्म का कोई स्थान नहीं है, गलत। जो हम लोग का भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो, एक राष्ट्र
एक धर्म में विश्वास, ये भी गलत है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग को मान्यता, ये भी गलत है। मान लो बहुसंख्यक वर्ग को मान्यता कहने का मतलब ये है कि कोई देश है, उसमें मतलब जिस जाति की जनसंख्या या जिस धर्म के लोगों की जनसंख्या रहेगी उसी की सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा तो नहीं है। धर्मनिरपेक्ष में ऐसा नहीं होता है। सभी धर्मों को समान समझना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, जैसे हम लोग का इंडिया है। भले ही आज राजनीतिक कारणवश कुछ सिचुएशन अलग है, वो बात अलग है। ठीक, चलो उसके बाद 7वां है कि झरिया प्रसिद्ध है। भाई सिंपल, कोयले के लिए कितनी बार ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है। ओके, एक वस्तु है, उसका अधिकांशतः प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसके थ्रू जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, ये हम लोग का प्रश्न है। तो देखो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। इसमें कृषि भी आती है प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक, चलो अगला हम लोग 8वें के बाद 9वां प्रश्न इस बगल देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ देखो, यहाँ 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ओके, हमें प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखो 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को या 24 सितंबर को। सही ऑप्शन फर्स्ट ही है, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्लियर, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। ओके, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति या धनी वर्ग के उपभोक्ता, या ये सभी। सही ऑप्शन कि धनी वर्ग के उपभोक्ता। क्लियर, चलो अगला 11 नंबर प्रश्न है कि ठीक है 1 मिनट माफ करना थोड़ा। ओके चलो, एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। ओके, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो मतलब आसान बनाता है, सरल बनाता है, बोल सकते हैं। उदार का मतलब वही हुआ। ठीक, तो वो है विश्व व्यापार संगठन बनाता है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाता है, या विश्व व्यापार संगठन बनाता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ बनाता है, या ये सभी। तो सही ऑप्शन भाई विश्व व्यापार संगठन। ठीक, चलो अगला हम लोग का 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है कि कोपरा, COPRA, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो कोपरा, ये इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, पहले तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। कोपरा मीन्स देखो, को से कंज्यूमर, ठीक है, P से प्रोटेक्शन, ठीक है, PR से प्रोटेक्शन और A से एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके थ्रू, यानी इसको हम सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। हमें बोल रहा है कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, या ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी जिला मंच पे भी है, मतलब ये राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ या फिर राज्य मंच पे भी है और राष्ट्रीय मंच पे भी है। तो ये सभी एक तरह से हो जाएगा। उस 12 के बाद हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। भाई देखो, पर्वतों पे जो मृदा अपरदन का मुख्य रूप से जो साधन है वो तो हिमनद है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि पर्वतों पे जो मृदा अपरदन का कारण वो तो पवन भी है, क्योंकि पवनों के कारण भी पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है, जल के कारण भी होता है, हिमनद के कारण भी होता है। तो सही ऑप्शन तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हिमनद। चलो अगला 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक है, हमें ये बताना है। हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है, मेघालय है। मैं कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ। तो है हम लोग का हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और कम हम लोग बात करें तो इससे तो मतलब कम से रिलेटेड ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिहार में माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक, यहाँ पे देखो मेघालय से आप लोग एक याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि मेघालय में, अरे यार अभी याद आया था भूल गया, मेघालय में मतलब सबसे अधिक वर्षा एक जगह है मासीनराम, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। शायद यही क्वेश्चन मुझे याद आया था, अभी भूल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। देख लो, विश्व व्यापार जो संगठन है जिसको आप लोग मतलब WTO बोलते हो, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हमें मतलब पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को, ये बी वाला। ओके,
चलो 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। देखो चौरी चौरा कांड क्या था कि ये मतलब हम लोग के यूपी के ही गोरखपुर में ये चौरी चौरा नामक जगह पे ये कांड हुआ था, जिसमें ना जो भारतीय गुस्साए हुए लोग थे वो एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी को फूंक दिए, जिसमें लगभग शायद 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। ठीक है, तो उस घटना को चौरी चौरा नाम से जाना जाता है और यह सन 1922 में होता। अब कहोगे कि यार ये मतलब अंग्रेजों को तो नहीं, इसमें और आगे ये चीज़ हुआ कि 22 पुलिसकर्मी मर गए, तो 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मतलब उसमें मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़कर लगभग शायद 18 के कितने लोगों को फांसी दे दिया था। और इन्हीं फांसी दिए थे, इन्हीं के लोगों में मतलब इन्हीं के लोगों में वहाँ मतलब चौरी चौरा पे ना एक स्मारक भी बनवाई गई है इन्हीं लोगों के याद में, जो 18 लोग थे। तो ये आप लोग मतलब देखना, ये पूरी पूरी घटना है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी मजा आएगा। चलो 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ओके, हमें रबी की फसल बताना है। रबी की फसल मतलब जो खासकर जाड़े के समय बोई जाती है, जैसे इस टाइम है, जैसे आप लोग देखे होंगे इस टाइम गेहूं की फसल है या चने की फसल है, ये सब क्या है रबी की फसल है। तो यहाँ गेहूं है तो गेहूं हम लोग का हो जाएगा, और धान बाजरा मक्का ये सब गर्मियों के समय बोया जाता है। तो ये सब एक तरह से बोल सकते हैं ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है खरीफ की फसल। ठीक, चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। ओके, हमें बताना है कि जो हेमेटाइट है उसका संबंध किससे है। तो देखो हेमेटाइट जो है ना लोहे का ऑक्साइड है, इसका फार्मूला एक तरह से FeO3 होता है। ठीक है, ये क्या है, लोहे का एक तरह से ऑक्साइड रूप है हेमेटाइट, तो इसका संबंध लौह अयस्क से सीधे सीधे। ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये हम लोग का 18 नंबर प्रश्न हो गया। चलो इधर 19-20 कर लेते हैं, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 19 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। देखो श्रीलंका में एक ये भी पूछता है कि किस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे भारत में अगर हम बोले तो वो तो हिंदू है, हिंदू सबसे ज़्यादा है। तो उसी प्रकार जो श्रीलंका है उसमें ये सिंहली समाज के लोग सबसे ज़्यादा लगभग बोलूँ तो 75% मतलब पाए जाते हैं। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजा कब घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1950 में, 1960 में, 1956 में या फिर 1955 में, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1956। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1956 में सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा एक तरह से बोल सकते हैं घोषित किया गया। ठीक, चलो 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। देखो ये तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है उतना, लेकिन इसका ना जो सही ऑप्शन होगा वो हेनरी फोर्ड होगा, क्योंकि हेनरी फोर्ड ना उन्होंने मतलब एक कार कंपनी की शायद की शायद स्थापना की थी उस समय, तो उसी को लेकर कुछ यही होगा। ठीक है, यही होगा, मतलब 95% यही होगा। आप लोग देख लेना, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक, चलो तो ये हम लोग के 20 हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो प्री बोर्ड का पेपर था किसी ये लड़के का, ठीक है, इसमें अब ये प्रश्न हैं आप लोग के जो सब्जेक्टिव टाइप के, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसको मैं मतलब जैसे इसमें देखो सब सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, देखूंगा जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये आएगा तो उसको मैं लेकर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा ये प्री बोर्ड का पेपर। आप लोग भेजना चाहते हो तो इस नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।